हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जम्मू कश्मीर में सरकारी सेवाओं में लगे कश्मीरी पंडित आतंकवादियों के लगातार निशाने पर हैं। पुलवामा के हवाल ट्रांजिट आवास में रह रहे कश्मीरी पंडित को लश्कर-ए-इस्लाम नाम के आतंकी संगठन ने धमकी दी है। आतंकवादियों की ओर से जारी किए गए एक पोस्टर में कहा गया है कि कश्मीरी पंडित तो घाटी छोड़ दें या फिर मौत के लिए तैयार रहें। इस ट्रांजिट आवास में रहने वाले ज्यादातर कश्मीरी पंडित सरकारी नौकरी करते हैं। पोस्टर में लिखा गया है, सभी प्रवासी और आरएसएस एजेंट छोड़ दो या मौत का सामना करने के लिए तैयार रहो। ऐसे कश्मीर पंडित जो कश्मीर एक और इजराइल चाहते हैं और कश्मीरी मुस्लिमों को मारना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अपनी सुरक्षा दोहरी या तिहरी कर लो, टारगेट किलिंग के लिए तैयार रहो, तुम मरोगे। यह पोस्टर हवाल ट्रांजिट आवास के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखा गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने राजस्व विभाग के एक अधिकारी को गोली मार दी थी। तहसील ऑफिस में आतंकियों ने राहुल भट्ट नाम के अधिकारी को अपना निशाना बनाया है। राहुल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। राहुल कश्मीरी पंडित थे जो लंबे समय से राजस्व विभाग में काम कर रहे थे। आतंकियों ने तहसील दफ्तर में घुसकर उनको गोली मार दी। हालांकि इस घटना के 24 घंटे के अंदर ही बांदीपुरा में 3 आतंकियों को मार गिराया। इनमें मारे गए 2 आतंकी राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान फैसल और सिकंदर के रूप में हुई है। दोनों ही पाकिस्तानी हैं। इनमें तीसरा आतंकी गुलजार अहमद है, जिसकी पहचान 11 मई को की गई थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहुल की पत्नी को जम्मू में सरकारी नौकरी, परिवार को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने की भी घोषणा की है। लेकिन इस घटना से गुस्साए विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने देश में कई जगह प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। दरअसल सरकार की ओर से दावा है कि वो कश्मीर में एक बार विस्थापित कश्मीरों पंडितों को बसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आतंकवादियों की ओर से कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग पर घाटी में दहशत और गुस्सा बढ़ रहा है। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला करने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वह नाटो का हिस्सा न बन जाए, लेकिन इस मुद्दे पर व्लादिमीर पुतिन को अगले हफ्ते बड़ा झटका लग सकता है। फिनलैंड की सरकार ने आधिकारिक तौर पर नाटो का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर कर दी है। उसके बाद स्वीडन ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। यही नहीं, इन दोनों देशों की एंट्री का विरोध करने वाले तुर्की को भी अमेरिका ने साध लिया है। स्वीडन की सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने नाटो में जाने पर सहमति जाहिर की है। दोनों ही देश रूस से सीमा साझा करते हैं। ऐसे में उनका नाटो में जाना रूस की चिंताओं को बढ़ा सकता है। रूस पड़ोसियों के नाटो में शामिल होने का विरोध करता रहा है। रूस की राय रही है कि पड़ोसी देशों के नाटो में शामिल होने से अमेरिका उसकी सीमाओं के पास आ सकता है और कभी भी हथियारों की तैनाती कर सकता है। इसी को आधार बनाते हुए उसने यूक्रेन पर अटैक किया था और उसके नाटो में जाने की संभावनाओं को अपने लिए खतरा बताया था। यही नहीं, युद्ध समाप्त होने की शर्त भी यही थी कि यूक्रेन यह ऐलान करे कि वे नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तु ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह एक ऐतिहासिक दिन है। नए युग की शुरुआत हो रही है। फिनलैंड मीडिया के मुताबिक इसी सप्ताह नाटो से जुड़ने के प्रस्ताव को संसद में मंजूरी दी जा सकती है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद एक औपचारिक आवेदन ब्रसेल्स स्थित नाटो दफ्तर में दिया जाएगा। इसके बाद इस पर जल्दी ही फैसला हो सकता है। फिनलैंड के ऐलान के कुछ घंटों के बाद ही स्वीडन के सत्ताधारी दल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी नाटो में शामिल होने की इच्छा जता दी। पार्टी का कहना है कि वह नाटो ज्वाइन करने के पक्ष में है। दरअसल एक दशक पहले स्वीडन ने इसका विरोध किया था, लेकिन यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद से घरेलू स्तर पर इसकी मांग उठने लगी थी कि उसे नाटो ज्वाइन करना चाहिए। स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर मगडालेना एंडरसन ने कहा कि नाटो की सदस्यता लेने पर ही स्वीडन के सामरिक हितों की सुरक्षा हो सकती है। एंडरसन ने कहा, स्वीडन और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए यह सबसे बेहतर होगा कि वे नाटो ज्वाइन कर ले। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि स्वीडन को औपचारिक सुरक्षा गारंटी के लिए जरूरी है कि वह नाटो का हिस्सा बन जाए। किसी भी देश के नाटो का हिस्सा बनने के लिए यह जरूरी है कि संगठन में शामिल सभी 30 देश उस पर सहमति दें। दरअसल पिछले दिनों तुर्की ने कहा था कि स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने का विरोध करेंगे।
हालांकि इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो सेक्रेटरी ने कहा है कि तुर्की को इस मसले पर मना लिया गया। देश के विभिन्न राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि हिंसा के आरोपी आरएसएस और बीजेपी से आए, इटली से नहीं। राजस्थान के सीएम ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी हिंसक घटनाओं से राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश में है। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि दंगों से फायदा किसका होता है? जिस पार्टी का दंगों से फायदा होता है, समझ लीजिए वही दंगा करा रही है। गहलोत ने आगे कहा कि दंगों के जरिए कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस शासित राजस्थान राज्य के करौली, रामगढ़, जोधपुर आदि से हिंसक घटनाएं सामने आई थीं। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि करौली में मुख्य आरोपी भाजपा का, रामगढ़ में मंदिर तोड़े गए, वहां भाजपा का बोर्ड 35 में से 34 पार्षद भाजपा के हैं और बदनाम कांग्रेस को किया गया। जोधपुर में कोई घटना ही नहीं और घटना बना दी गई। गहलोत बोले कि देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, हर धार्मिक जुलूस के वक्त दंगे भड़क रहे हैं और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ज्यादा भड़कने शुरू हो जाते हैं। उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भी गहलोत ने बात की। उन्होंने कहा कि 3 दिन का जो कैंप हुआ है, इसमें जो गंभीरता और रुचि दिखाई गई है, जो फैसले हुए हैं, उससे लगता है कि ये नए सिरे से लागू होंगे और कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में और मजबूत होगी। कर्नाटक के बागलकोट में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला वकील को बुरी तरह से पीटे शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर महिला के पति के साथ भी मारपीट करने का आरोप है। 8 सेकंड के वीडियो में आरोपी महिला वकील को बेरहमी से पीटता दिखाई दे रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि पूरी ताकत से महिला पर हमला करता है। वह महिला के पेट पर जोरदार लात मारता है। इसके बाद महिला दर्द से कराहने लगती है और पीछे की तरफ हट जाती है। इसके बाद आरोपी महिला पर पत्थरों की बौछार कर देता है। महिला के हाथ में कागज गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी आरोपी महिला वकील को पीटना जारी रखता है। पुलिस के मुताबिक महिला वकील और आरोपी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। महिला के परिवार और आरोपी के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते ही उसने महिला और उसके पति के साथ मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद बागलकोट टाउन पुलिस ने मैनटेज पर कार्रवाई की है। उसके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस घटना के दौरान आसपास बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी महिला की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। कोरोना वायरस ने पिछले 4 हफ्तों से जो चिंता बढ़ाई हुई थी, अब उसमें कुछ राहत के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली समेत बाकी इलाकों में भी कोविड के नए मामले और मौत का आंकड़ा कम होता दिख रहा है। कल खत्म हुए हफ्ते की बात करें तो दिल्ली में कोरोना केसों में 20% की कमी दर्ज की गई है। देश की बात करें तो 9 से 15 मई के बीच कुल 18,500 नए कोरोना केस सामने आए। वहीं इससे पिछले 7 दिनों में 23,000 कोविड केस देखने को मिले थे। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 613 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3 लोगों की मौत भी हुई। फिलहाल दिल्ली में 3,762 कोविड एक्टिव केस हैं और संक्रमण दर 4.97% है। देखा जाए तो 9 से 15 मई के बीच कोविड केसों में 37% की कमी आई है। एनसीआर में भी कोविड केस कम हो रहे हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जिसमें एनसीआर का ज्यादातर हिस्सा आता है, वहां कोविड केस घट रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो यहां साप्ताहिक केसों में पिछले सप्ताह के मुकाबले 28% और यूपी में 23% की कमी देखी गई है। कोरोना के कितने एक्टिव केस बचे हैं? देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,202 मरीज सामने आए हैं। यह नंबर कल के मुकाबले 11.5% कम है। भारत में फिलहाल कोरोना के 17,317 एक्टिव मरीज हैं। राहत की बात यह है कि कोविड अब उतना जानलेवा भी नहीं है। बीते 24 घंटे में 27 लोगों की कोविड की वजह से जान गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक
देश में अब तक कोरोना की वजह 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।